आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व कराएंगे और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और कई सारे क्वेश्चन भी इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे उनको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखिए पढ़ा भी है कि आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 2 खंडों में डिवाइड होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। खंड का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न होता है इसमें आपके हिंदी गद्य साहित्य के विकास के 5 प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कई बार आप पढ़ चुके हैं, संपूर्णानंद जी हैं। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी देखिए 10 क्वेश्चन जो है अपने मन से करें और उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि कितने सही हुए। देखिए अगला जो क्वेश्चन लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है, ये भी आप सभी लोगों को पता है, पुराना क्वेश्चन है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना कौन सी है, प्रेम सागर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो पर्दा कहानी के जो लेखक है ये भी पुराना क्वेश्चन है, यशपाल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यशपाल। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला घ पढ़ दिया है, आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव। तो कौन है भैया आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे विष्णु प्रभाकर। मैंने पिछले आप लोगों को अभी जो मॉडल पेपर हल कराया उसमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है आप सभी लोगों से कि मॉडल प्रश्न पत्र को जरूर सॉल्व करके जाएं, क्योंकि एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपके पुट होंगे बार बार। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी को तो पता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने 5 क्वेश्चन सही किए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे के का पार्ट की ओर। जो प्रश्न संख्या 2 होती है इसमें हिंदी पद्य साहित्य के 5 विकास के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कामायनी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की। आपको पता है कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और जयशंकर प्रसाद एक छायावादी युग है, तो यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छायावादी युग। ठीक है, छायावादी युग में आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने बताया वर्मा पंत प्रसाद निराला। ठीक है, ये जो है लेखक या कवि याद रखना, जो मतलब छायावादी युग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा आगे बात करेंगे खा पाठ की ओर। ठीक है, समय बिल्कुल भैया लॉस नहीं करेंगे, बहुत कम समय में आप सभी लोगों को पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करा देंगे। बस आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको हम बता दें यहाँ पूछा गया है कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है, तो प्रगतिवादी युग में आते हैं आपके ये रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अभी इसके पहले मॉडल पेपर हल कराया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तार सप्तक के बारे में। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होता है, तार सप्तक का 43 दिन में पड़ता है। ता से देखो तार होता है और 43 मतलब 1943 भी, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1943। सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। आगे द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की इसमें कौन सी रचना है, प्रियव्रत, साकेत, भारत भारती, कामायनी। अभी आप लोगों को हमने अच्छी तरीके से बताया, इसमें पूछा द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये पूछा गया है। तो द्विवेदी युग में आता है प्रियव्रत, साकेत, भारत भारती। अभी आप लोगों को बताया कि जो कामायनी रचना है वो छायावादी युग की है, जयशंकर प्रसाद द्वारा। तो द्विवेदी युग की यही रचना नहीं है, सोचना कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। जवाब दीजिए भैया आप सभी लोग। तो अष्टछाप की कवियों का संबंध भक्तिकाल की कृष्ण भक्त शाखा से है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के 10 क्वेश्चन सही होंगे, कुछ विद्यार्थियों के कम भी सही होंगे। तो वो आगे जो भी मैं मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर डालिए। अभी आपके पास 2-3 दिन का वक्त है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न मिलता है, प्रश्न संख्या 3, इसमें आपको क्या मिलता है, 2 गद्यांश मिलते हैं। अथवा में देखिए आप देख सकते हो, एक ऊपर गद्यांश मिला है धरती माता की कोख वाला, और दूसरा मिला यहाँ पर आप देख सकते हो अशोक के फूल। ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसे मैंने इसको अभी पिछले ही क्लास में आप लोगों को कराया था, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको मैं करा दे रहा हूँ, धरती माता की कोख में, ठीक है। तो आपको एक गद्यांश देखिए, और एक चीज़ बता दें, गद्यांश यहाँ पर जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। और याद रखिएगा, आपको एकदम सटीक उत्तर लिखना है, एकदम सटीक उत्तर लिखना है। अगर आपको ये भी चाहिए, इस पर भी वीडियो चाहिए कि सर कॉपी कैसे लिखे, तो अभी मैं आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है उस पर वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, अभी मैं शाम तक ही आपको मैं क्लास दूंगा, ठीक है। आप कमेंट जितना करेंगे अभी मैं जो है इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि कॉपी कैसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होगा बहुत ध्यान से, सारा उत्तर गद्यांश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए गद्यांश एक बार पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, ठीक है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दिया गया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में आपको बहुत ज्यादा बहुकाल नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं तो देखिए 2 नंबर का है, संदर्भ पूछा गया। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। बस इतना लिख देना है, ठीक है। एक बार और सुनिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। इस तरीके से बस आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। अब बहुकाल लिखोगे तो 2 नंबर कट भी सकते हैं, ठीक है। जितना सटीक उत्तर लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको, और समय भी मिलेगा आपको आगे क्वेश्चन करने के लिए। अब इसमें लिखा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, इसका प्रश्न आपको इसी में देखने को मिलेगा। इसमें लिखा, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। वसुंधरा का मतलब क्या होता है? वसुंधरा का मतलब वस्तुओं, रत्नों को धारण करने वाली, समझ रहे हो ना। तो बस आपको इतना उत्तर लिखना है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। बस हो गया पूरा जवाब, फालतू जवाब आपको देना ही नहीं। आगे लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। बस इतनी शब्दों का आपको क्या करना है, व्याख्या करना अपने शब्दों में, ठीक। तो आपको लिखना है कि लेखक का कहना है कि धरती माता की कोख में क्या है, अमूल्य निधियां, जिसको हम रत्न कहते हैं, भरे हुए, ठीक है, या भरे पड़े हैं। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा भी है। वसुंधरा का मतलब अर्थात वस्तुओं या रत्नों को धारण करने वाली भी है। बस इतनी ही व्याख्या करनी है कि लेखक का कहना है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां, रत्न भरे पड़े हैं, ठीक। इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का नाम वसुंधरा अर्थात वस्तुओं या रत्नों को धारण करने वाली भी है। बस यही आपकी इसकी व्याख्या हो गई। आगे चलिए बढ़ते हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, आप खुद देखिए। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों ने पृथ्वी की देह को सजाया है। बस सीधा सा जवाब। आगे बढ़ते, भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। इन सब की जांच पड़ताल का मतलब है अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल, ठीक है। यहाँ पर इन सब की लिखा, तो आपको इन सब की नहीं लिखना है। आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, किसकी भाई, अमूल्य निधियों की। तो आपको लिखना है आर्थिक भावी अभ्युदय, यही ना, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब जो विद्यार्थी लिख देंगे इन सब की, तो इन सब में तो उत्तर ही नहीं लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के उत्तर लिखिएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे में पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अथवा वाला अपने मन से इसी तरीके से कीजिएगा, हो जाएगा। अशोक के फूल वाले चैप्टर से लिया गया है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया जाता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 पद्यांश दिए जाएंगे, और जो पद्यांश आपको अच्छी तरीके से आता होगा, जिसकी व्याख्या आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपको पता है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। आप उसी पद्यांश को करना, क्योंकि उस पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और पद्यांशों पर आधारित आपको एकदम सटीक उत्तर देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भौकाली उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आया, सटीक उत्तर देंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और सटीक उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप पद्यांश की व्याख्या कर पाएंगे। इसीलिए आपके प्रैक्टिस के लिए हम दोनों पद्यांशों का अर्थ स्पष्ट कर दे रहे हैं, यानी व्याख्या किए दे रहे हैं। जैसे लिखा है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन भी है, और अभी ये प्रश्न में पूछा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ, आप व्याख्या कर लेना। देखिए, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। क्या लिखा, दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, ठीक है।
कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। फिर क्या लिखा, पर का मतलब परंतु। अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, मतलब स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय भी तो नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, आगे क्या लिखा है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अर्थात वह राम को संबोधित करते हुए कहती है, हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। ठीक है, और यदि यह सच हो तो पति समान स्वयं पुत्र को भी खोऊं, अगर यह सच नहीं तो पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। फिर आगे क्या लिखा, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। अब देखिए ऐसे ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सच नहीं तो मैं अपने पति के समान पुत्र भी खो बैठूं, मुझे यह कहने से कोई ना रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन ले, यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले। आगे क्या लिखा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मतलब इनका कहने का मतलब है कि मुझसे यह सहा ना जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके भी पश्चाताप प्रकट ना करूं और मौन रह जाऊं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कई जो है भगवान श्री राम से कहती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये पद्यांश आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो आप तुरंत कर ले जाओगे। संदर्भ लिखना, संदर्भ बहुत आसान, संदर्भ आप ऐसे लिखिएगा जैसे हम बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। इतना ही संदर्भ में लिखना है। इसी तरीके से आगे प्रश्नों के आपको जवाब स्वयं देना है, रेखांकित की व्याख्या वगैरह। ठीक है, चलिए अगला पद्यांश हम आपके सामने देख लेते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना तू ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृष लड़ना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पर जो दो पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, इनकी हम व्याख्या करना आपको बता दे रहे हैं। ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका संदर्भ देखिए लिखना हम बता दे रहे हैं। संदर्भ को ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। ठीक, इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है और उस व्याख्या बहुत मेन है। ठीक है, व्याख्या को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, जो राधा जी हैं वो पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे कोई मार्ग में लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। क्या लिखा है, लज्जाशीला पथिक महिला कहीं पर रास्ते में अगर दिख जाए तो उसके वस्त्रों, वसना का मतलब वस्त्र, विकृत के मतलब अलग नहीं होने देना, वस्त्रों को तू मत उड़ाना, ना तो उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना। आगे देखिए, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह हो गोद ले श्रांति खोना। आगे क्या, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, साथ ही उसके होठों और कमल के समान दिखने वाले मुख की मलिनता को हर लेना, मलिनता को दूर कर देना। आगे देखिए, राधा जी और भी कुछ कहती है कि कोई क्लांता कृषि लड़ना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला। आगे देखिए क्या कहती है, साथ ही राधा जी पवन से कहती है कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई खेत में काम करने वाली थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर अपने स्पर्श से उसकी थकान मिटा देना। आगे क्या लिखा है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, मतलब उसके पास जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी मलिनता को दूर करना, उसकी थकान को दूर करना। आगे क्या लिखा है, साथ ही छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। फिर साथ ही आकाश में बादल दिखाई देने पर उसे पास ला करके उसकी छाया के द्वारा उसकी थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, यानी आराम पहुंचाना। ऐसा राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं। अब यहाँ पर देखिए आप व्याख्या भी कर सकते हैं, मैंने संदर्भ आपको लिखना बता दिया है। राधा लज्जाशीला पति की महिला में क्या कहना चाहती है कि उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। यहाँ पर आगे देखिए, होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख को कमल के समान बताया गया है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जलद का मतलब क्या होता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं, जलद का अर्थ होता है बादल। कृषक लन्ना का मतलब होता है किसान की स्त्री। ठीक है, इस तरीके से ये पद्यांश भी आपका हो गया।
प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 देखें तो प्रश्न संख्या 5 में आप सभी लोगों से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना बताया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अधिकतम 80 वर्ड के करीब करीब 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखिए चारों प्रश्नों का जवाब देना रहता है और समय रहते देना रहता है। अगर आप यहाँ 80 वर्ड की जगह जो है 3-3, 4-4 पन्ना लिख रहे हैं तो आगे के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। लिखना कैसे है समझ लीजिए, एक बार मैंने समझा भी दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया। प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखने के लिए सबसे पहले जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातें लिखना जरूर आपको आवश्यक है। अगर आप उसके जीवन परिचय से संबंधित ये नहीं लिखेंगे, उसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कभी, उसके माता पिता क्या क्या नाम है, तो साहित्यिक परिचय देना बेकार है। तो जीवन परिचय नहीं लिखना है, लेकिन जीवन परिचय से संबंधित कुछ मुख्य बातें लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखिएगा और साहित्यिक परिचय देने के बाद फिर आप कृतियाँ हेडिंग डाल दीजिएगा, भाषा शैली वगैरह लिख दीजिएगा, साहित्य में योगदान लिख दीजिएगा और कृतियाँ कम से कम 4 से 5 जरूर लिखिएगा, क्योंकि कृतियों के अलग से आपको 2 नंबर मिलते हैं। बाकी साहित्यिक परिचय के 3 नंबर आपके होते हैं, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलते हैं। यदि आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं, कृतियाँ नहीं लिखते हैं, तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मैंने बताया है, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी बताया है, APJ अब्दुल कलाम का भी नहीं बताया, तो बताएंगे तो उसको भी बता देंगे हम। यहाँ मैथिली शरण गुप्त का बता चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर भी का बता चुके हैं। तो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में इन सब का मैंने साहित्यिक परिचय आपको बता रखा है। आगे देखिए, बहादुर अथवा पंचलेट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये हर एक हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, इसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, 80 वर्ड में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा बहुकाल नहीं लिखना है। बाकी जो खंड काव्य आपके जिस जिले में हो, ठीक है, उस जिले के अकॉर्डिंग आप खंड काव्य को पढ़ करके अपने हिसाब से ही उत्तर देना है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका खंड खा। खंड खा देखिए 50 नंबर का ऊपर काम हो चुका है। अब खंड खा में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे 2 जो है आपको संस्कृत के गद्यांश दिए गए और पद्यांश भी दिए जाएंगे, इन्हीं में तो सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों की हम व्याख्या करना यानी अनुवाद करना आपको बता देते हैं, ठीक है। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक और नेता, पटु, पत्रकाराचार्यशीत। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो गद्यांश है संस्कृत का, ये महामना मालवीय शीर्षक से लिया गया है। तो यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, इसमें उसका प्रश्न यही रहेगा कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक। फिर अनुवाद हेडिंग डालिएगा और अनुवाद करना आपको हम बता रहे हैं। देखिए, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, ठीक है। परमस सर्वोच्च गुण, परंतु उनका जो सर्वोच्च गुण था जन सेवा करना था, लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानी, इसको समझिए, ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी देखते थे या पीड़ित व्यक्तियों को देखते थे, शीघ्र ही वहाँ उपस्थित होकर के उनकी सहायता करते थे, ठीक है। तत्रेव सा शीघ्र मतलब वहाँ पर तुरंत उपस्थित होकर के उनकी सहायता करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी प्रकार से सर्व विद्या लिखा ना, मतलब सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। लास्ट में क्या लिखा है, प्राण से अस्य स्वभाव एवासीद। इसमें आपको क्या लिखना है, प्राणियों की सेवा करना ही इनका क्या था भैया, स्वभाव था। बस इतना अनुवाद में लिख देना है। इसी तरीके से जो हंस राजा वाला है, ये मैंने आपको जातक कथा में भी पिछले जो है मॉडल पेपर में आपको बताया भी है, तो इसका अनुवाद तो आप ऐसे ही कर लेंगे, जातक कथा से है, ठीक। आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पद्यांश भी एक जातक कथा से दिया गया है और एक पद्यांश आपका सुभाषित रत्नांदी चैप्टर से तो आना है, हर बार आता है, ठीक है। तो सुभाषित रत्नांदी चैप्टर के अगर प्रत्येक श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करना जान रहे हैं तो एक तो आपका पक्का आना है, 7 नंबर आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पद्यांश दिए गए और एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिखना बहुत आसान। संदर्भ में क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको मान लीजिए इसका संदर्भ लिखना है नमे रोजते भद्रम वा, ठीक है, ये वाला। तो ये जो है आपका किससे लिया गया है, तो ये संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से जो है लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो परोक्षे कार्य वाला है ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ आप लिख ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। नमे रोचते भद्रम वाह, बहुत ध्यान से इसका अनुवाद समझिएगा। नमे रोचते का मतलब शोभा नहीं दे रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक। ऊपर वाली लाइन का क्या अर्थ है, तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा है या बिल्कुल पसंद नहीं है। आक्रुद्धस्य मुख्यम पस्य, पस्य का मतलब देखना होता है। आक्रुद्धस्य का मतलब आक्रोधित होते हुए इसका मुख तो देखो, जब ये क्रोधित नहीं है
तब इसका मुख ऐसा है। फिर आगे क्या लिखा, कथम कुतो भविष्यति, जब ये क्रोधित होगा तो ना जाने कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका अनुवाद हुआ कि तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक नहीं पसंद है, जब ये आक्रोधित है तो ये ऐसा दिखने में लग रहा है, सोचो ये जब क्रोधित होगा तो पता नहीं दिखने में कैसा लगेगा। आगे अगला श्लोक जो है ये सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है। इसका जो है आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद हेडिंग डाल देना, परोक्ष कार्य हत्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम। कहने का मतलब है, ऊपर वाली लाइन का अर्थ ध्यान से समझिएगा कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, हत्तारम का मतलब नष्ट करने वाले, ठीक है, सम्मुख मीठा बोलने वाले, वादिनम प्रियवादिनम का मतलब होता है सम्मुख या प्रत्यक्ष मीठा बोलने वाले को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए। वर्ज ये तस्मित्र विश्व कुमम पयोमुजम, इसका क्या मतलब है, उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब इनका कहने का सीधा मतलब ये है कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से इसका अनुवाद भी आप कर लेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 9 आएगा, प्रश्न संख्या 9 में मुहावरे दिए जाएंगे और मुहावरे में किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। हमने आपको पिछले भी मॉडल पेपर में बताया था कि वाक्य प्रयोग सभी का अपना अपना होगा, अपने हिसाब से सोच के करना है। अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे लिखा, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है खतरनाक कार्य करना। टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ होना। नमक मिर्च लगना, नमक मिर्च लगने का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, चलिए भाई, हमने चारों यहाँ पर बता दिए। फिर अब देखिए नए सिलेबस में जो नया पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रश्न संख्या 10 है ये देखिए बदल गई है। कल मैंने पुराना मॉडल पेपर आप सभी लोगों को हल करा दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक ही प्रश्न चेंज है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पर आपसे क्या बोला जाएगा, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखिए जो आप पठित का मतलब ये पढ़ा हुआ नहीं आएगा आपको। इसको देखिए क्या, इसको करने का तरीका क्या है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक अच्छे तरीके से बिना कुछ इधर उधर का सोचे पढ़ डालिए एक बार, और उसके बाद आप प्रश्नों को देखिए, उत्तर आप तुरंत दे देंगे। 5 नंबर के भैया क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11, तो ये काम आप कर लेंगे। देखिए एक नहीं होता है, 2 आपके गद्यांश होते हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा उसको पढ़ लीजिएगा और उत्तर दे दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए वसन और व्यसन के देखिए 4 विकल्प दिए गए। वसन और व्यसन, वसन का मतलब क्या होता है और व्यसन, व्यसन का मतलब तो सभी लोग जानते हैं आदत होता है। तो वसन, वसन वसन का मतलब वस्त्र, आदत देखो लास्ट में कहा इसी में तो है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वस्त्र और आदत होगा। आगे अगला दिया है अंबुज और अम्बुद। अंबुज और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल और अंबुज का मतलब होता है कमल। तो कमल और बादल, ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बस ठीक लगा, लिख देना है, बढ़िया। बस खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 शब्द दिए गए, चारों शब्दों के अलग अलग 2 अर्थ आने चाहिए। ठीक है, जैसे अंबर के भी आना चाहिए, आकाश वगैरह आप जानते हैं। पट, पट का मतलब वस्त्र, घूंघट। ठीक है, विधि, विधि का मतलब तौर तरीका, ये सब आप जानते हैं। नाग, नाग का मतलब क्या होता है, हाथी, सांप। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख दीजिएगा बस। अब 4 में एक शब्द के 2 अर्थ तो आपको आते ही होंगे। ग, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने हो। आगे देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर आगे घ पाठ में निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित वाक्यों में को 2 को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, अब ये सब देखिए आपको एकदम प्योरली नंबर मिलते हैं। अगर आपने छोटी सी गलती कर दी तो फिर नंबर कट जाएंगे। अब 4 वाक्यों में 2 करना कितना आसान। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम के साथ हो लगता है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसे कर दीजिए, सही हो गया। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेकों नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। कितना बताओ, आसानी के साथ सही कर सकते हो। सम्मेलन में कवियत्री ने, आपको कितनी बार टीचर ने बताया होगा, कवियत्री को ऐसे लिखते हैं, कवयत्री। ठीक है, बस यहाँ पर यही गड़बड़ है, इसको सही कर लीजिए। कवियत्री नहीं होता है, कवयत्री होता है। ठीक है, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। चाहे कृपया लिखिए या अनुमोदन लिखिए, तो कृपया को काट दीजिए और ये आपका सही हो गया, अनुमोदन करने की कृपा करें। इस तरीके से वाक्यों को सही करना है। बाकी अगला प्रश्न क्या 12, ये हर एक मॉडल प्रश्न पत्र में डिवाइड है कि एक रस आएगा, करुण रस, वीर रस, हार रस,
ठीक है। इसका स्थायी भाव भी पूछा जाएगा और उदाहरण सहित आपको क्या करना है, लिखना है इसको। 2 नंबर फ्री के हैं, स्लेश एक अलंकार आएगा, एक छंद आएगा, ठीक है। तो ये सब आप याद कर रखे होंगे, ये एक निश्चित क्वेश्चन होते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13, मैंने आप लोगों को देखिए तीनों प्रकार के जो है पत्र को लिखना बता दिया है और देख लीजिएगा यहीं पर देखो तो संक्रामक बीमारी वाला मैंने आपको जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखाया था, ठीक है। आवेदन पत्र में क्या होता है, फॉर्मेट का आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो पत्र 6 अंक का होता है, 4 नंबर मैटर के मिलते हैं, 2 नंबर आपके फॉर्मेट के होते हैं भैया। तो फॉर्मेट जरूर आप देख लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में क्या करना है, निबंध लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर का निबंध आता है, 7 नंबर प्लस 2 नंबर होते हैं रूपरेखा के, ठीक है। तो रूपरेखा बहुत अच्छी तरीके से आपको लिख करके तभी निबंध लिखना, बीच बीच में आप कोटेशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो जो निबंध आप लिखिएगा उसमें बीच बीच में कोटेशन जरूर लिखिएगा, जिससे 9 में आपको 9 मार्क्स मिले, ना 9 मिले तो कम से कम 8 भैया जरूर मिले, ठीक। कोटेशन और रूपरेखा अगर आपने अच्छे से लिख लिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर पूरा सॉल्व होता है और नेक्स्ट डे आपको अगला मॉडल पेपर हल कराएंगे हम, है ना। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको हम नेक्स्ट क्लास में भैया मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।